प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय की पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के इतिहास भाग के पाठ 2 पाषाण काल आखेटक संग्राहक और उत्पादक मानव के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इतिहास की पिछली कक्षा में आपने जाना था कि इतिहास क्या है और उसको जानने के कौन कौन से साधन बताए गए हैं। आपको तो यह याद ही होगा। याद नहीं है, भूल गए? कोई बात नहीं, हम इसे दोहरा लेते हैं। इतिहास बीती हुई घटनाओं को कहते हैं और इतिहास जानने के 2 साधन होते हैं। पहला पुरातात्विक साधन और दूसरा साहित्यिक साधन। खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से जो कुछ हमें मिलता है उसे हम पुरातात्विक साधन कहते हैं और लिखित सामग्री को हम साहित्यिक साधन कहते हैं। ये तो हुई पिछली कक्षा की बात। आज हम जो जानेंगे उस पे चर्चा कर लेते हैं। हम आज जानेंगे कि मानव के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ। हम जानने का प्रयास करेंगे कि मानव शरीर में कैसे कैसे विकास हुआ और मानव किस तरह से आज के मानव जैसा बन गया। आज हम पाषाण काल के बारे में जानेंगे। पाषाण काल क्या है और उसे कितने भागों में बांटा गया है। हम आज चर्चा करेंगे कि पाषाण काल के विभाजन के क्या कारण थे। बच्चों, हम पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि पाषाण काल का मानव किस तरह रहता था, कहाँ निवास करता था और क्या क्या करता था। इन तीनों कालों के बारे में हम जानेंगे कि इस काल का मानव अर्थात हमारे पूर्वज का रहन सहन क्या था, उनका व्यवसाय क्या था, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे और कैसे रहते थे। इसके पहले हम थोड़ा सा घर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जाड़ा, गर्मी, बरसात से हमारी सुरक्षा कौन करता है? सही सोच रहे हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात से हमारी सुरक्षा करता है हमारा प्यारा घर। वही घर जिसमें हम रहते हैं, जानते हैं वो यही तो है। इसी को हम घर कहते हैं। आपका और हमारा घर जिसे हम बहुत पसंद करते हैं वो है हमारा प्यारा घर। इसी में हम अपने भाई बहन, मम्मी पापा और अपने सभी प्रिय लोगों के साथ निवास करते हैं। बच्चों, इसी घर में ही तो हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। अब तो आप घर के बारे में जान ही रहे होंगे। घर के बारे में वैसे आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था कि घर क्या होता है और घर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन आज हम जो जानेंगे वो घर के महत्व के बारे में है। अच्छा, ये बस सोचिए, अगर आपके पास घर ना होता, आप घर के बारे में जानते ही ना, तो क्या होता? सही सोच रहे हैं। अगर हमारे पास घर नहीं होता तो हम खुले आसमान के नीचे रहते और अनेक समस्याओं का सामना करते। तो बच्चों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व का मानव घर के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। वो खुले आसमान के नीचे रहता था और शिकार करके अपना जीवन गुजारता था। तो बच्चों, आपने देखा 20 लाख साल पहले का मानव कितनी मुसीबतों में रहा होगा। चलिए, अपने पाठ को जानने से पहले हम थोड़ा सा मानव शरीर के विकास के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जिस प्रकार पुरातत्व विभाग के लोग खुदाई करके उसका इतिहास बताने वाले को पुरातत्वविद कहा जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विकास और विभेदों की जानकारी देने वाले को मानव शास्त्री कहते हैं। इन्हीं मानव शास्त्रियों ने हमें बताया है कि आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व का मानव
बिल्कुल हमारे और आपके जैसा नहीं था, वो बिल्कुल चिंपैंजी जैसा दिखता था। चिंपैंजी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वही जो थोड़ा थोड़ा मनुष्य जैसा और ज़्यादा से ज़्यादा बंदर जैसा दिखता है। लेकिन ज्यों ज्यों मानव शरीर के आवश्यकताएं बढ़ती गई, त्यों त्यों मानव के शरीर में भी परिवर्तन होता गया, जैसे वो दोनों पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा। उसी के साथ अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता विकसित हो गई। इसी अंगूठे से तो आप अपनी वस्तुओं को पकड़ते हैं, उसमें भी अब वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता विकसित होने लगी। उसके मस्तिष्क और के आकार और क्षमता में भी वृद्धि हो गई। धीरे धीरे यह मनुष्य लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई देखने की क्षमता भी विकसित कर ली, और यानी कि इसके अंदर त्रिपार्श्वदर्शी क्षमता का विकास हो गया। बच्चों, ये मानव का जो शरीर विकास का क्रम है, इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप देखिए कि पहला मानव आपको किस तरह दिख रहा है? चिंपैंजी जैसा दिख रहा है ना? बिल्कुल। इसके हाथ को देखिए और पंजों को देखिए, इसमें कितना परिवर्तन है। अगला मानव आप देखिए, आप उसके हाथ और पंज को देखिए और उसके पंजों को देखिए, पहले से उस मानव में परिवर्तन आपको दिख रहा होगा। इसी तरह तीसरा मानव सीधा हो गया है। ये मानो सीधा दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना? बिल्कुल। इसके पंजे भी अच्छे से दिख रहे हैं और हाथ की हथेली में भी परिवर्तन दिख रहा है। चौथे मानव को देखिए, वो हमारी तरह बिल्कुल सीधा दिख रहा है और उसके पैर भी हम लोगों जैसे दिख रहे हैं। पांचवें मानव को आप देख सकते हैं, वह अपने हाथ में कुछ भाले जैसी आकृति पकड़े हैं, यानी कि उसके अंगूठे के द्वारा वो किसी चीज़ को पकड़ने की क्षमता इसमें विकसित हो गई है। और आखिरी मानव को आप देखिए, वो हमारी तरह ही बिल्कुल अच्छे से खड़ा है, अच्छे से पकड़े हुए है, दोनों हाथों में कुछ पकड़े हुए है। तो ये मानव के विकास का क्रम है। आप इसके मुखाकृतियों में भी परिवर्तन देख सकते हैं। पहला मानव बंदर जैसा, उसके मुख में थोड़ा सा अंतर, फिर पुनः उसके मुख में अंतर दिख रहा, फिर चौथा मानव कुछ कुछ हमारे जैसा दिखने लगा। इसके बाद का मानव देखिए, इसमें भी परिवर्तन दिखने लगा। उसी के साथ साथ इस मानव को देखिए, हमारे और आपके जैसा दिखना शुरू हो गया था। बच्चों, इसी परिवर्तन के कारण ही मानव अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सफल हुआ था, और अब वो अपने हाथ और मस्तिष्क का प्रयोग ज़्यादा करने लगा था। इसी कारण वो पत्थरों से औजार बनाने लगा था और उसका प्रयोग अपने जीवन निर्वहन में करने लगा था। आपको पता है, इसी पत्थरों के औजार के कारण ही इनके जीवन के बारे में हमको पता चलता, वरना हमें इनके बारे में पता ही ना चलता। तो बच्चों, अब आपने मानव विकास क्रम देख लिया। अब आपने मानव विकास क्रम देखने के बाद अब हम पाषाण काल के बारे में जानते हैं, जो हमारा पाठ है। पाषाण काल, पहले तो हम उसका अर्थ ही जान लेते हैं। पाषाण यानी पत्थर। पाषाण का अर्थ हुआ पत्थर और काल का समय है युग या समय, अर्थात पाषाण काल का अर्थ हुआ पत्थरों का युग या समय। ये वो काल था जब मानव अपने जीवन को बचाए रखने के लिए और जीवन निर्वहन के लिए सिर्फ पत्थरों का प्रयोग करता था। तभी तो पुरातत्वविदों ने इसे पाषाण काल कहा। यह काल बहुत लंबा था, इसीलिए इस काल को 3 भागों में बांट दिया गया है। इनके बने औजारों में भी समय समय पर काफ़ी परिवर्तन होते रहे, जिसके कारण इस काल को 3 भागों में पुरातत्वविदों ने बांट दिया। पहला काल है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। इसके बारे में अब हम विस्तृत चर्चा करते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, पूरा प्लस पाषाण और प्लस काल। पूरा का अर्थ है प्राचीन, पाषाण का अर्थ है पत्थर और काल का अर्थ हुआ समय। पूरा प्राचीन अर्थात पूरा पाषाण काल का अर्थ हुआ प्राचीन पत्थरों का समय। यह वह समय था जब मानव घर के बारे में कुछ नहीं जानता था। यही मानो
खुले आसमान के नीचे निवास करता था, जंगलों में रहता था और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नदियों, झीलों, तालाबों में के आसपास निवास करता था। बच्चों, ये काल मानव इतिहास का सबसे लंबा काल है। मानव विकास की 99% कहानी इसी काल में घटित हुई थी। ये काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रारंभिक पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा उत्तर पुरापाषाण काल। प्रारंभिक और मध्य पुरापाषाण काल का जीवन बिल्कुल मिलता जुलता था, थोड़ा सा अंतर था, लेकिन उत्तर पुरापाषाण काल तक आते आते मानव के जीवन में तमाम परिवर्तन हो गए। यह मानव शिकार करता था, पत्थरों के औजारों से शिकार कर लेता था और वह प्राप्त जानवरों के मांस को खा लेता था। यही इनका प्रमुख भोजन था। बच्चों, ये दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाते थे। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये इसके बारे में जानते ही नहीं थे। ये केवल जानवरों का कच्चा मांस खाते थे और कभी कभी कंदमूल फल भी खा लेते थे। ये मानव आखेटक मानव कहलाए। क्यों? क्योंकि ये आखेट करते थे। आखेट का अर्थ होता है शिकार और आखेटक का अर्थ है शिकारी, यानी आखेट से ही अपना जीवन निर्वहन करते थे, इसलिए इस काल को आखेटक काल कहा गया। यह मानव अपने उत्तर पुरापाषाण काल तक यानी कि अपने आखिरी समय तक आते आते गुफाओं और कंदराओं में भी रहने लगा था। गुफाओं को सजाने के लिए ये दीवारों पर उस चित्र बनाते थे। चित्रों में भी ये शिकार के चित्र बनाते थे, जैसा कि आपको अपने चित्र में दिख रहा है। एक शिकारी शिकार कर रहा है, यही चित्र इनको बनाना आता था। इसके अलावा इनको और चित्र बनाने नहीं आते थे। यही चित्र हर जगह मिले हैं। ये शिकार पे ही जीवन यापन करते थे, इसलिए ही इन्हें शिकार का चित्र बनाने आता था। इसके साथ ही साथ यह मानो हड्डियों के औजार भी बनाने लगा था। हड्डियों का औजार जानवरों की हड्डियों से बनाते थे तथा साथ ही साथ यह मानो अब चित्रकारी में भी पारंगत हो गया था और मिलजुल कर रहने लगा था। इस मानव का जीवन शिकार पर निर्भर था। तो हम यह भी जान लें कि ये शिकार करते कैसे थे। इस युग का मानव झुंड में शिकार करता था, जिसका साक्ष्य हमें हमारी इन गुफाओं पे जो चित्रकारी मिली है उसी से प्राप्त होता है। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में जो हमें चित्रकारी मिली हुई है उससे यह पता चलता है कि ये मिलजुल कर रहते थे और मिलजुल कर शिकार करते थे, साथ ही प्राप्त मांस को मिल बांट कर खाते थे। बच्चों, ये जान गए थे कि अगर हम एक साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इनमें सहयोग की भावना का विकास हो गया था। आज भी हम और आप तो मिलजुल कर ही रहते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ। यदि हम उनके साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो आप जानते ही हैं कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक दूसरे का सहयोग करना ही हमारे लिए ज़रूरी होता है और यह भावना विकसित हो गई थी इसी काल से ही। इस काल के पत्थर के औजार बड़े बेडौल और भद्दी आकृति के थे। चित्र देखकर आपको स्पष्ट ही हो रहा होगा कि इनके औजार बिल्कुल पत्थर जैसे दिख रहे हैं ना। औजार जैसे तो दिख ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल बस थोड़ा थोड़ा सा नुकीले दिख रहे हैं। लेकिन क्या करें, इनको यही तो बनाने आता था। ये बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थरों को इकट्ठा कर लेते थे और थोड़ा बहुत घिस के औजार बना लेते थे। इसीलिए तो इस औजार को भद्दी आकृति वाला औजार कहा गया है। बच्चों, इस काल के उत्तर पाषाण काल तक यानी कि इसके आखिरी तक मानव को एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई थी। जानते हैं क्या? बिल्कुल, वो आग की खोज कर लिया था, यानी आग के बारे में ये जान गया था। अनुमान लगाया जाता है कि पत्थर से पत्थर को टकराए होंगे, यानी औजार बनाने के लिए एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट पहुंचाए होंगे। जब चोट पहुंची होगी तो एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराने पे जो चिंगारी निकलती है, उसी चिंगारी से निकलकर आग पत्तियों और टहनियों पर गिर गई होगी। पत्तियां टहनियां सूखी थीं, सो क्या हुआ, आग फैल गई और चारों तरफ जंगल के होने की वजह से आग फैलती गई और भयंकर रूप धारण कर ली। इस आग की चपेट में जो जानवर आ गए वो जल भुन गए। उसके साथ साथ
भयंकर आग को देखकर खतरनाक जानवर भाग गए। जब इन लोगों ने देखा कि आग देखकर खतरनाक जानवर भाग जाते हैं तो इनको ये लगा कि ये तो हम अपनी सुरक्षा में प्रयोग कर सकते हैं, और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए इस आग का प्रयोग किया। इसके बाद किसी कारण से जब आग बुझ गई होगी तो जले भुने जानवर इनको मिल गए। मांस तो ये खाते ही थे, इन्होंने उस मांस को भी खा लिया। जब उन्होंने उस मांस को खाया तो कच्चे मांस से भुना मांस ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। फिर इन्होंने सोचा कि अब हम आग का प्रयोग अपने भोजन पकाने में करेंगे। इस तरह इन्होंने आग का प्रयोग अपनी सुरक्षा और भोजन पकाने में करने लगे। तो अब तो हो गई पूरा पाषाण काल की बात। अब हम थोड़ा मध्य पाषाण काल यानी दूसरे काल के बारे में जान लें। मध्य का अर्थ होता है बीच में, यानी यह पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के जो बीच का समय था उसे ही मध्य पाषाण काल कहा गया। इस काल में प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन मानव जीवन को भी प्रभावित किए। यहाँ इस समय की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई और जगह जगह बर्फ जहाँ जमी थी वहाँ सब पिघल गई। बर्फ पिघलने से धरती की उर्वरा शक्ति का विकास हो गया, और जब धरती उपजाऊ हो गई तो जाहिर बात है घास और वनस्पतियाँ उगेंगी। तब घास और वनस्पतियों के बड़े बड़े मैदान विकसित हो गए। अब इन मैदानों में जो घास और वनस्पतियाँ थीं, इन्हें खाने के लिए खरगोश, हिरन, भेड़, बकरी जैसे छोटे छोटे जानवर पैदा हो गए। ये सारे जानवर तो यही सब खाते हैं। आपको भी पता है कि बकरी घास खाती है, खरगोश भी घास खाता है, तो ये जानवर इन्हें खाने के लिए अब पैदा हो गए। इस काल के मानव को अब बड़े हथियारों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जानवर छोटे हो गए तो छोटे हथियारों से वो अपना शिकार भी कर लेंगे। इसलिए इस युग के मानव ने अपने पत्थर के औजारों को छोटा कर दिया। छोटा करने का मतलब पूरा पाषाण काल के औजारों के अपेक्षा इनके औजार छोटे हो गए, लेकिन पत्थरों के औजारों को इन्होंने नुकीला बना दिया। अब इस तस्वीर में आप देख ही रहे होंगे कि पूरा पाषाण काल के औजार कैसे थे और इस काल के औजार किस तरह बने हैं। इनके औजार पतले बन गए हैं, नुकीले बन गए हैं और छोटे हो गए हैं। अब पत्थर के टुकड़ों जैसे नहीं दिख रहे हैं, ये नुकीले दिख रहे हैं, छोटे दिख रहे हैं और सुंदर दिख रहे हैं। लग रहा है औजार है, क्यों लग रहा है ना? बिल्कुल। तो आप तो देख ही रहे हैं, चित्रों के माध्यम से आपको पता ही चल गया है कि उस काल के औजार और इस काल के औजार में क्या फ़र्क था। बच्चों, शिकार के साथ साथ इस काल का मानव खेती भी करने लगा था। आपको पता है इस काल के मानव के खेती के साक्ष्य भी मिले हैं, पर खेती हमारे और आपके जैसा नहीं करता था। जिस तरह हम लोग खेती करते हैं वो ये खेती नहीं करता था। ये क्या करता था? केवल आसपास उगी घासों और वनस्पतियों को इकट्ठा कर लेता था और उसी के अनाज को अपने भोजन में प्रयोग करता था। भोजन में प्रयोग करने के कारण, इन वनस्पतियों को भोजन में प्रयोग करने के कारण ही इसे संग्राहक मानव कहा गया। संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना और संग्राहक का अर्थ है इकट्ठा करने वाला, इसलिए इसे संग्राहक मानव कहा गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हें खेती का ज्ञान कैसे हुआ। हम आपको बताते हैं। जैसा कि पुरातत्वविदों ने माना है, खेती जब ये घास और वनस्पतियों के अनाज को संग्रह कर रहे थे यानी इकट्ठा कर रहे थे, तो उसके कुछ दाने गीली मिट्टी पर गिर गए होंगे, और जब गीली मिट्टी पर गिर गए होंगे तो दोबारा देखा होगा अपने आप उगाया। जब अपने आप उगा हुआ उन्होंने देखा तो भी इन्हें पता चल गया कि यदि हम अनाज के दानों को ज़मीन में डाल दें और पानी वानी डाल के गीला कर दें तो थोड़े दिनों बाद वो अनाज दोबारा उगता है। बस यही प्रक्रिया इन्हें खेती के ज्ञान में मदद करी। बच्चों, आप भी ये काम करिएगा। गेहूं के कुछ दाने ले लीजिएगा और गीली मिट्टी और गोबर में डाल दीजिएगा। थोड़े दिनों बाद देखिएगा दोबारा निकलते हैं कि नहीं निकलते। करेंगे ना?
वैसे आपको तो पता ही है कि खेती कैसे होती है, दाने डालने पर दोबारा निकलते हैं, फिर भी करिएगा, अच्छा लगेगा। अब बच्चों इस काल का मानो पशुपालन भी करने लगा था। पशुओं में बहुत ज़्यादा पशु नहीं पालता था, केवल कुत्ता पालने का साक्ष्य हमें मिलता है। इसीलिए कुत्ते को मानव का प्रथम पालतू पशु माना गया है। कुत्ता पालना आपको भी अच्छा लगता है, हमको भी पसंद है। अधिकांश घरों में कुत्ते पाले जाते हैं। आज भी आप में से कितनों ने कुत्ते पाले होंगे। अब बच्चों हम नवपाषाण काल के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की बात की। अब हम उसके पाषाण काल के आखिरी काल नवपाषाण काल के बारे में बात करते हैं, जब मानव ने भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया। तब उसी काल को हम नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। पुराविदों ने कहा कि इस काल का मानव खेती करने लगा था, यानी कि हमारे और आपके जैसे इतनी विकसित खेती नहीं करने लगा था, लेकिन मध्य पाषाण काल की खेती की अपेक्षा अच्छी खेती करने लगा था। तभी तो इस काल का प्रारंभ ही इसी खेती के कारण माना जाता है। या मानो अब खेती करने के कारण संग्राहक से उत्पादक मानव बन गया। क्यों? क्योंकि संग्रह करने के कारण संग्राहक कहलाया, आखेट करने के कारण आखेटक कहलाया। लेकिन अब वो खेती करके उत्पादन करने लगा, इसलिए उसे उत्पादक मानव कहा गया। खेती के कारण इसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब जब वो खेती करने लगा तो वो पशु भी पालने लगा और एक बड़े स्तर पर पशुपालन शुरू कर दिया। अब वो कुत्ता ही नहीं पालता था, दूध देने वाले जानवर भी पालने लगा था। इन जानवरों के दूध और मांस का प्रयोग वो अपने भोजन में करने लगा था। इसके साथ ही साथ या मानो जब खेती करना प्रारंभ कर दिया तो जंगली जानवरों से अपने खेती की सुरक्षा के लिए वो उसके आसपास ही घास फूस और मिट्टी के घर बना के रहना शुरू कर दिया। झोपड़ी, जिसको हम लोग झोपड़ी कहते हैं, उसी झोपड़ी में वह रहना शुरू कर दिया। इसकी झोपड़ी हमारे और आपके जैसी झोपड़ी नहीं थी, संभवतः इस तरह की झोपड़ियाँ वो बनाकर रहता था। इस झोपड़ी को आप देख रहे होंगे, इस झोपड़ी में किस तरह मानो निवास कर रहा है और छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हैं। संभवतः इस तरह की झोपड़ी वो बनाया होगा और यही झोपड़ियाँ धीरे धीरे बस्तियों में बदल गईं और बस्तियाँ गाँव में बदल गईं। जैसे हम लोग गाँव में रहते हैं, ये लोग भी गाँव में रहने लगे थे। इस काल का मानव भी पत्थरों के औजारों से शिकार करता था, इसीलिए ये भी अपने पत्थरों के औजार बनाता था। लेकिन इनके औजार पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के औजारों से अलग थे। इनके औजार अधिक उपयोगी और सुडौल थे। आप चित्र को देखिए, आपको ये जानकारी हो जाएगी कि इस काल के औजार किस तरह के थे। इनके औजारों पर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि ये मध्य पाषाण काल के औजारों से अलग हैं। इनके औजार सुंदर और सुडौल दिख रहे हैं, इसकी आकृति भी सुंदर दिख रही है, एक बैलेंस्ड आकृति दिख रही है, औजार जैसे दिख रहे हैं। तो इनके औजार इस तरह बनने लगे थे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये बड़े उपयोगी तरीके से ये औजार बनाते थे और कुशलता के साथ इसको काटते और छांटते थे। ये औजारों को चमकाने भी लगे थे। वो जान गए थे कि इन्हें अगर घिसा जाएगा, खूब घिसो, घिस घिस कर चमकाओ, और चमकने से ये सुंदर लगेंगे और काम भी अच्छा करेंगे। इसलिए ये घिस घिस कर चमकाना शुरू कर दिए थे। इनके औजारों में हत्थेदार हंसिया और कुल्हाड़ी प्रमुख औजार हैं। हत्थेदार हंसिया और कुल्हाड़ी के बारे में तो आप जानते ही हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको जान चुके थे कि ये बस केवल अंतर ये है कि हंसिया और कुल्हाड़ी आज लोहे के होते हैं और उस समय पत्थर के होते थे। कृषि कार्य करते थे, इसलिए कृषि उपकरणों का प्रयोग भी ये करने लगे थे। इनके कृषि उपकरण के चित्र आपको दिख रहे होंगे। फावड़ा, कुदाल, फरुआ, यही सब उपकरण थे जो हमारे उपकरण है। बस इनके औजार ये पत्थरों के बनाते थे। नवपाषाण काल का मानव अस्थायी निवासी हो गया था, इसलिए वो बर्तनों का प्रयोग भी करने लगा था और इन बर्तनों में वो मिट्टी के बर्तन प्रयोग करता था। मिट्टी के बर्तनों में वो चित्रकारी करता था, नक्काशी कराता था और उसमें रंगों का भी प्रयोग करता था। यानी अपने बर्तनों को सजाने के लिए वो नक्काशीदार बर्तन प्रयोग करने लगा था।
इस काल की महान देन पहिए का आविष्कार है। पहिया, वही पहिया जिसे आप और हम जानते हैं। पहिए का प्रयोग ये चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन में बनाने के लिए करता था और सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में प्रयोग करता था। या मानो मूंज की टोकरी, कताई करना और जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना भी जान गया था। स्थायी निवास के कारण इनमें अनेक कौशलों का विकास हो गया था। इस काल का मानव धर्म कर्म में विश्वास करने लगा था। उसके धार्मिक विश्वास के बारे में जानकारी हमें इनके शव को दफनाने से पता चलती है। जब ये मनुष्य अपने प्रियजनों के शवों को दफनाते समय खाने पीने की चीज़ें, हथियार, औजार सभी कुछ दफनाते थे। इनका ये मानना था कि आगे चल के हमारा मानव मृत्यु के बाद भी इन चीज़ों का प्रयोग करेगा। यानी धर्म कर्म और इहलोक परलोक में इनका विश्वास हो गया था। अब हम थोड़ा धातु काल के बारे में भी जान लें। नवपाषाण काल का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ ये धातुओं का प्रयोग भी करने लगे थे। धातुओं में ये सबसे पहले तांबे का प्रयोग करे, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। तांबे की खानों का इन्होंने पता लगाया होगा और उच्च तापमान पर पिघलाकर तांबे को किसी सांचे में डालकर नया रूप दे दिया होगा। आगे चलकर इन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा भी बनाना शुरू कर दिया था। या मानो विकास की एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी परिवर्तन था। तो बच्चों, आज हमने जो जाना उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज हमने जाना कि मानव जीवन की उत्पत्ति, उसके संघर्ष और प्रगति की कहानी है। हमने जाना पाषाण काल क्या है और पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल किसे कहते हैं। हमने जाना कि इन तीनों कालों का मानव किस तरह रहता था, कहाँ निवास करता था और किस किस तरह से अपने कठिनाइयों की समस्याओं का समाधान करता था। हमने यह भी जाना कि यह मानव अंत तक धातु काल के बारे में भी जान गया था। हमने देखा कि प्रारंभिक मानव अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने जीवन को किस प्रकार बचाए रखा और निरंतर प्रगति करते हुए अपने को एक सभ्य मनुष्य बनाते हुए चलता रहा। आज का पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पृष्ठ संख्या 17 से 20 में अंकित है। इसे आप दोहरा सकते हैं। अब हम अभ्यास कार्य को देख लेते हैं जो पृष्ठ संख्या 21 पे वर्णित है। आप अपनी पुस्तक की इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 21 खोलिए। इसमें अभ्यास कार्य दिया गया है। इसका पहला प्रश्न हम और आप स्वयं हल कर ले। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति दी गई है, इसे हम और आप मिलके भर लेते हैं। तो पहला है आग की खोज खाली स्थान युग में हुई। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या भरा जाएगा? बिल्कुल सही, इसमें पुरापाषाण काल भरा जाएगा। दूसरा है पुरापाषाण कालीन पत्थर के औजार खाली स्थान वाले थे। इसमें क्या भरेंगे आप? बेडोल और भद्दी आकृति वाले। आप सही सोच रहे हैं। अब पहिए का आविष्कार खाली स्थान काल में हुआ। इसमें हम क्या भरेंगे? इसमें हम नवपाषाण काल भरेंगे। तो बच्चों, रिक्त स्थान तो हमने कर लिया और प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये पाठ्य पुस्तक से अपने पाठ को पढ़ेंगे और इसके सारे प्रश्न हल कर लेंगे। अब हम कार्य क्या करेंगे? केवल आपको जो हम काम देने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट वर्क है। इसको करने में आपको मज़ा भी आएगा और थोड़ी सी जानकारी भी प्राप्त होगी। इसको करने में आपको करना क्या है? अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें नोट करिए। उसमें आपको पहला जो करना है वो पाषाण कालीन मानव और वर्तमान मानव में क्या क्या अंतर था, क्या क्या समानता थी, उनके रहन सहन, उनके खान पान में, इन सब चीज़ों को आप लिख लीजिएगा और अपनी कॉपी पूरी कर लीजिएगा। इसके साथ आपका पाठ समाप्त होता है। कल हम एक नई जानकारी और एक नई खोज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।